नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो राहुल गांधी तेलंगाना में है और तेलंगाना में वो सियासी हुंकार भर रहे हैं। राहुल गांधी का ये अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। इससे पहले जो राहुल गांधी हमने देखे हैं और जो तेलंगाना में राहुल गांधी दिख रहे हैं, वो राहुल गांधी सुपर डुपर कॉन्फिडेंट हैं। और जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह से लोग रैलियों में और जो यात्रा है उसमें उमड़ रहे हैं, उससे राहुल गांधी का जो जोश है वो कई गुना बढ़ गया है। राहुल गांधी वहां पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, केसीआर को आड़े हाथों ले रहे हैं। यही नहीं, ओवैसी पर भी राहुल गांधी ने हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपनी यात्राओं से बताया कि अगर आप केसीआर को अगर आप वोट कर रहे हैं तो दरअसल आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहा जाए तो आप भारतीय जनता को ही वोट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी ने और क्या कुछ वहां पर किया है, कहा है। आप सुनिए राहुल गांधी की ये बाइट, इससे आपको अंदाजा होगा राहुल गांधी के तेवरों का। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। हमारी विचारधारा बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। आपके चीफ मिनिस्टर हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े हो जाते हैं। मैं नरेंद्र मोदी के सामने जाता ही नहीं हूं, कभी नहीं जाऊंगा। ये पूरा देश जानता है कि अगर कोई आरएसएस बीजेपी से लड़ रहा है, नफरत से लड़ रहा है, हिंसा से लड़ रहा है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और ये भाइयों और बहनों, ये राजनीतिक बात नहीं है। ये खून की बात है। मैं सुबह उठता हूं, मेरा डीएनए मुझे कहता है, मेरा डीएनए मुझे कहता है कि मेरी विचारधारा की लड़ाई है, एक कदम पीछे नहीं जाऊंगा मैं। मैं बीजेपी से लड़ता हूं। पूरा देश जानता है कि अगर एक आदमी बीजेपी का मुकाबला करता है, उनके सामने खड़ा होता है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और ये मेरे लिए राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये मेरे खून की लड़ाई है, डीएनए की लड़ाई है। अब देखिए, मेरे ऊपर बीजेपी ने 25 केस लगा रखे हैं। जहां भी उनको मौका मिलता है नया केस लगा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है और नहीं करेगा। राहुल गांधी उनके खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ, उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ ही सकता है। मेरा घर ले लिया, मैंने खुशी से अपना घर दे दिया, कहा ले मुझे नहीं चाहिए आपका घर। लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ 24 मुकदमे, मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने कितने केस लगाए हैं? आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कितने केस नरेंद्र मोदी ने लगाए? एक भी नहीं। ना ईडी उनके पीछे है, ना सीबीआई उनके पीछे है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे है। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर केसीआर बीजेपी की पूरी मदद करते हैं। देखिए, आप बता रहे हो, बिल्कुल सही।
तो राहुल गांधी को यहां आप सुन रहे हैं। राहुल गांधी जितने अग्रेसिव यहां पर नजर आए, वही साथ साथ उन्होंने इमोशनल कार्ड भी यहां पर एक तरह से खेला, इमोशनल बातें भी कही, वो सच्ची बातें थी। उन्होंने कहा कि कैसे मेरी लोकसभा की सदस्यता छीन ली गई, मुझसे मेरा घर छीन लिया गया, मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की। मैं बीजेपी के साथ कभी कोई समझौता नहीं कर सकता, उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हमेशा खड़ा रहूंगा। केसीआर पर वो हमलावर हुए, केसीआर के लिए उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 25 से ज्यादा केस जो है वो लगाए जाते हैं, लेकिन आप ये देखें केसीआर के ऊपर क्या एक भी केस लगा है। और वहीं वहां जो जनता मौजूद थी, उन्होंने खुद इसका वहां पर जवाब दिया। और जिस तरह का रिस्पॉन्स राहुल गांधी को तेलंगाना में मिल रहा है, तेलंगाना के लोगों से मिल रहा है, शायद ही वो कहीं और इतने बड़े पैमाने पर इतने जोश के साथ उन्हें देखने के लिए मिला हो। यही वजह है कि राहुल गांधी के तेवर भी पहले से बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। बातें उनकी वही हैं, लेकिन कहने का जो अंदाज है उसमें एक कॉन्फिडेंस झलक रहा है और एक अलग तरह की ऊर्जा भी नजर आ रही है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, राहुल गांधी ने असदुद्दीन ओवैसी पर भी उन्होंने हमला बोला। आपको याद होगा, ओवैसी ने राहुल गांधी को चैलेंज किया था कि वायनाड से न लड़कर हैदराबाद से वो लड़े। वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज नहीं करते, लेकिन वो राहुल गांधी को चैलेंज करते हैं। राहुल गांधी जब तेलंगाना में मौजूद थे, उन्होंने ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया। सुनिए आप राहुल गांधी ने क्या कहा। एमआईएम है, आप पता लगाइए, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, चाहे वो असम हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए एमआईएम के लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में अपने नेता खड़े कर देते, अपने कैंडिडेट खड़े कर देते। भाई और बहनों, दिल्ली में बीजेपी को हराना है, तेलंगाना में बीआरएस को हराना है, ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं। तो तीनों एक साथ मिले हुए हैं, ये कहा है राहुल गांधी ने। तो अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर, या जो कि अब एक्स है, उस पर जवाब दिया है इसी वीडियो को रिट्वीट करते हुए। और उन्होंने लिखा है, प्यारे राहुल गांधी, 2019 में 186 लोकसभा सीट्स पर आपका और बीजेपी का डायरेक्ट कॉन्टेस्ट था। आप 171 हार गए। शायद आपको सारे मुसलमान एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हमने कभी आसाम में चुनाव नहीं लड़ा। मैं और बदरुद्दीन अजमल भाई दो अलग अलग लोग हैं। अमेठी हार गए। हर दूसरा दिन कोई खास दोस्त आपको छोड़कर भाजपा चला जाता है। आपका तेलंगाना प्रेसिडेंट खुद संघी है। क्या वजह है कि आप करीमनगर लोकसभा सीट हार गए? गोशमाला में क्या आपकी और बीजेपी की सेटिंग नहीं थी? गोशमाला ले लो और मलाजगिरी लोकसभा छोड़ दो। जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, वहां बीजेपी जीत जाती है। क्या बात है। तो ये आप ये देखिए कि सरकास्टिक अंदाज में यहां पर तथ्यों को रखते हुए ओवैसी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। जाहिर सी बात है कि सियासत पूरी तेलंगाना में इस वक्त गरमाई हुई है और जिस तरह का रिस्पॉन्स लगातार कांग्रेस को मिल रहा है, उसके बाद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये जो जुबानी जंग है वो आपको और ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। और ये भी कहा गया राहुल गांधी की तरफ से कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो घबराए हुए हैं और कांग्रेस से वो राब्ता कर रहे हैं कि उन्हें अपनी पार्टी में ले लें, लेकिन हम उनको नहीं लेंगे। और इस पर हम बात करेंगे, वो बाइट भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो हमारे मेहमान है उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ हैदराबाद से खास तौर पर नईम वजाहत साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जैन साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे साथ हैं। राकेश कपूर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कांग्रेस को बहुत अच्छे से उन्होंने देखा और समझा है, वो मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। नईम साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, ये जो पूरा आप तेलंगाना में फिलहाल जो सियासत देख रहे हैं, क्योंकि आप जमीन पे वहां मौजूद हैं, क्योंकि आप अपनी आंखों से वहां पर सब कुछ देख रहे हैं, क्या कोई कांग्रेस को लेकर आपको एक अंडर करंट महसूस हो रहा है? जितनी रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है, जो पदयात्रा में जो भीड़ थी, जो लगातार तालियां और तमाम तरह से जिस जोश से वो राहुल गांधी की हर बात पर रिएक्ट कर रही है या फिर कांग्रेस के नेताओं पर, क्या आपको लग रहा है कि इस बार
कांग्रेस के लिए जमीन पूरी तरीके से तैयार है वहां पर? नईम साहब, नईम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिर यहाँ पर राहुल गांधी आए हैं, फिर केसीआर भी अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। तो यहाँ पर अवाम में अब एक इलेक्शन का जो माहौल है गर्मा गर्म हो गया है। हर पार्टी की नजर अब अवाम की नजर पूरा तेलंगाना पे है और कांग्रेस पार्टी पे मजबूत है। बहुत ज्यादा पिछला 10 साल तक यहाँ जो पहले टीआरएस है उसका राज था, लेकिन 10 साल हुकूमत में रहने के बाद अवाम में मुखालिफ लहर देखी जा रही है और कांग्रेस के लिए हमदर्दी की लहर देखी जा रही है। और राहुल गांधी जब तेलंगाना को आए हैं बहुत ज्यादा हमेशा की पहले गांधी जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते थे, पार्टी के लिए चले जाया करते थे, लेकिन जब से यहाँ पर CWC का इजलास हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी पूरा तेलंगाना पर अपनी तवज्जो मरकूज कर चुकी है और अवाम भी कांग्रेस से जुड़ने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटी का ऐलान किया है। जिस तरह से कर्नाटक में 5 गारंटी का ऐलान किया था, तेलंगाना में 6 गारंटीज का ऐलान किया है। रिस्पांस मिल रहा है। इसको देखते हुए 3 दिन तक तेलंगाना में बस यात्रा का आगाज, लोगों से मुलाकात की है, छोटे बच्चों से मुलाकात की है, नौजवानों से मुलाकात की है, खवातीन से मुलाकात की है। लोगों में एक कांग्रेस को लेकर एक नया हौसला है। लोग इस मर्तबा तब्दीली हो और कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आए। जी, तो आप बता रहे हैं कि वहां पर एक तरह की जी 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 नहीं सर, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी आप निशाना बनाने की। जी, आप जरा एक बार रिकनेक्ट कर लें, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। मैं आपके पास आऊंगी ओवैसी के सवाल के साथ, आप रिकनेक्ट अपने आप को कर लें, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। इतने मैं दूसरे मेहमानों के पास जाती हूँ। राकेश कपूर जी, आप पूरी इस तेलंगाना में जो कुछ फिलहाल हो रहा है और जिस तरह का जो रिस्पॉन्स कांग्रेस को वहां पर मिल रहा है, आपको लगता है कि कांग्रेस ने इन सालों में बहुत मेहनत की है जिसका नतीजा कहीं ना कहीं मिल रहा है? रेवंत रेड्डी ने बहुत मेहनत की है और खासतौर पर CWC की जो वहां पर रैली हुई थी, वहां पर जो हमने देखा था मीटिंग के बाद, वो वहां पर जो जिस तरह का हुजूम जुड़ा था, तभी से लग रहा था कि एक बड़ी तादाद में लोग जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, रुझान कांग्रेस के साथ है। और अब राहुल गांधी 3 दिन की यात्रा पर वहां पर है, वहां जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, लग रहा है कि केसीआर के लिए इस बार मुश्किलें बहुत ज्यादा है। बुशरा जी, बड़ा देखिए, अगर हम तेलंगाना का बतौर एक सूबे के तौर पे उसकी जो इस्तेलाह करें तो हम ये देखते हैं कि ये इलाका जो है ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। और इस तेलंगाना के अंदर जो है, जो तेलंगाना रीजन है, जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा होता था, आंध्र प्रदेश तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। जिस इमरजेंसी के दौरान जो है वो कांग्रेस उत्तर भारत में हार गई थी, तो पूरे दक्षिण भारत में और खास तौर से आंध्र प्रदेश में इंदिराम्मा ही होता था। उस समय इंदिरा जी की पॉपुलैरिटी बहुत थी। लेकिन इसलिए पुराने इतिहास को हम छोड़ भी दें, जो ताजा इतिहास है, तो तेलंगाना बनाया किसने? तेलंगाना तो कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया। और जो ये तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है, जिसका नाम अब भारत राष्ट्रीय समिति कर दिया केसीआर ने, ये इनका इतिहास क्या है? 2004 का जो चुनाव हुआ था आंध्र प्रदेश में भी, चूंकि लोकसभा और आंध्र प्रदेश के चुनाव जो साथ साथ होते रहते हैं, तो उस दौरान 2004 का जो चुनाव था, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे लड़ा था। और केंद्र में भी तेलंगाना जो थी वो UPA 1 की सदस्य थी। तो 2009 में जाकर के जो इनमें इख्तलाफ हुआ, उसके बाद जो है वो तेलंगाना बना है, रातों रात तेलंगाना बना। उसमें कांग्रेस की भी कमियां थी। इन्होंने किरण कुमार रेड्डी जैसे जो एक पहले प्लेयर थे क्रिकेट के, उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। तो बहुत सारी कमियां थी। लेकिन 10 साल से जिस तरीके से ये चंद्रशेखर राव ने अपना शासन चलाया है, अपनी हुकूमत की है, और इनकी हुकूमत में
जो आम जनता है वो जिस तरीके से गायब रही है और इन्होंने अपने परिवार को पाला पोसा है और एक खानदानी राज वहां पर बना दिया है, उसके खिलाफ लोगों में विद्रोह है, उसके खिलाफ लोगों में बगावत है और वो दोबारा से फिर कांग्रेस की तरफ आना चाहते हैं। और राहुल गांधी जो वह कह रहे हैं, तो ये तो पक्की बात है कि कांग्रेस और बीजेपी के का जो राजनीतिक सिद्धांत है वो एक दूसरे के दोनों जबरदस्त मुख्तलिफ है, दोनों में कोई समानता नहीं है। लोग बेशक कहते रहे कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क नहीं है, कुछ लोग कह देते हैं ताव में आकर के या तैश में आकर के, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों पार्टियां जो है वो अलग अलग सिद्धांतों पर खड़ी हुई है और कांग्रेस का जो सिद्धांत है उसी को राहुल गांधी बता रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के लिए लोगों में इस बार जन समर्थन उमड़ता हुआ देखा जा रहा है। और जो नेशनल प्रोसेस है, देखिए बीजेपी यहाँ पर जो है, बीजेपी का ये कभी बहुत टर्फ नहीं रहा है, बीजेपी यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रही। हालांकि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें इन्होंने जीत ली थी, लेकिन विधानसभा में तो अब भी इनका एक ही सदस्य है। तो हम ये देखें कि पी का यहाँ पर चांस नहीं है। लोग कांग्रेस की तरफ दोबारा से लौट करके आना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर परखी हुई पार्टी है। कांग्रेस के शासन को लोगों ने देखा है और गांधी के रूप में उन्हें यह लग रहा है अब कि कांग्रेस जो है वो अब एक मजबूत पार्टी के तौर पर आ रही है और जो उसके सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को वो दोबारा से अमल में लाना चाहती है। और जो ओवैसी साहब हैं, ओवैसी साहब के बारे में तो ये जग जाहिर है, लोग कहते हैं जो राहुल गांधी ने कहा वो पूरे राजनीतिक जगत में यही कहा जाता है। और केसीआर ने जिस तरीके से केंद्र में बीजेपी की बार बार मदद की है, बीजेपी सरकार की संकट के समय मौका पड़ने पर जो मदद, एक बार किसान आंदोलन जब हुआ तब उन्होंने थोड़े तीखे तेवर जरूर अपनाए थे, लेकिन इससे पहले तो जब भी ऐसा मौका आता तो टीआरएस और ये वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस वगैरह ये सारी पार्टियां जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में खड़ी हो जाती थी। और जिनमें उड़ीसा के अपने बीजू जनता दल पार्टी भी है। तो ये लोगों ने देखा है, इसलिए राजीव गांधी जो कह रहे हैं तो लोग उसकी तस्दीक कर रहे हैं। तो इससे ये पता लगता है, हाँ, तो इससे ये पता लगता है कि हवा जो है वो कांग्रेस के पक्ष में बह रही है तेलंगाना में। इसमें अब कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों राजनाथ सिंह कई दिन लगा करके आए तेलंगाना में, उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया, लेकिन बीजेपी का वहां पर कोई क्षेत्रीय नेतृत्व नहीं है। बीजेपी का जमीन पे कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है जैसा दूसरे उत्तरी राज्यों में है। तो इसलिए बीजेपी वहां बहुत पिछड़े और बहुत डिस्टेंटली तीसरे नंबर पर रहने वाली है। तो असली मुकाबला जो है वो भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस पार्टी के अंदर ही होना है। और जिस तरीके से पिछले दिनों चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, उनकी रैलियों और उनके जो है वो सभाओं को जन समर्थन मिला, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि अब ये लहर चंद्रशेखर राव के खिलाफ जा रही है। बिल्कुल। और जिस तरह के तमाम जो सर्वेज भी हैं और जो सर्वेज जो हैं वो भी जो कांग्रेस के पक्ष में तेलंगाना में दिखा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस के लिए ये बहुत ही एक तरह से उत्साहित करने वाली खबर ये मानी जा सकती है अनिल जी, कि मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, मिजोरम और फिर अब तेलंगाना की हम बात कर रहे हैं। बेशतर जगहों पर, ज्यादातर जगहों पर ये देखा जा रहा है कि जो सर्वे है राजस्थान में टक्कर दिखाई दे रही है। और इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो वहां पर सीधे सीधे कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है कुछ सर्वे में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी ये हाल है। अगर इन तमाम राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है और तेलंगाना में अगर वो सरकार बना लेती है, तो आपको क्या लग रहा है आने वाले वक्त में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इस जीत से कितना बढ़ने वाला है? और तेलंगाना में फिलहाल जिस तरह का आप
जन सैलाब देख रहे हैं, जो रैलियों में उमड़ रहा है, जो जो यात्रा में, पदयात्रा में उमड़ रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं, कैसे आंक रहे हैं आप? बुशरा जी, जैसा अभी भी आपने वीडियो में दिखाया, राहुल गांधी बोल रहे थे और जिस तरह की क्राउड थी सामने, और उस क्राउड से जिस तरह की आवाजें आ रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हिस्टेरिकल क्राउड है। मतलब उनके एक एक वाक्य के ऊपर क्राउड रिस्पॉन्ड कर रही थी। और पूरे देश में, सिर्फ तेलंगाना ही में नहीं, पूरे देश में जो लोग आज महंगाई से, बेरोजगारी से और तमाम जो मसले हैं उनसे जूझ रहे हैं, उनको राहुल गांधी में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। और ये सच है, और ये सबको साफ नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति जो लड़ रहा है इस समय मोदी सरकार से, उसका नाम जो है वो राहुल गांधी है। और वो कभी भाजपा से समझौता नहीं करेगा, ना खुले में ना छुपे तौर पे। और जिस तरह के उनके ऊपर केस हैं, राहुल गांधी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि मैं अगर मोदी सरकार से लड़ रहा हूं तो मेरे ऊपर 24 केस हैं, ईडी के, आईटी के, आपके सीबीआई के, मेरी सदस्यता चली जाती है, मेरा मकान छीन लिया जाता है, हर तरह से मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ये जो केसीआर साहब है, इन पे तो एक भी केस नहीं है। तो आज ईडी के केस होना, आईटी के केस होना और सीबीआई का जिस तरह से बेजा इस्तेमाल सरकारें कर रही हैं, वो पता लग जाता है कि कौन इन सरकार से, कौन मोदी हुकूमत से लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा। कांग्रेस में कुछ समय तक, पहले तक ऐसा लगता था कि केसीआर साहब जो है वो बहुत बड़े मार्जिन से तेलंगाना में जीत जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, और जो ओपिनियन पोल के, जो आपने भी जिन सर्वेस का जिक्र किया, वो दिखा रहे हैं कि कड़ा मुकाबला है और कांग्रेस आगे निकल चुकी है। और जो मोमेंटम कांग्रेस के पक्ष में बना है, उससे साफ ये नजर आ रहा है कि अभी तो 40 दिन बाकी हैं चुनाव में। अगले 40 दिन में कांग्रेस जो है एक बहुत बड़े मार्जिन से आगे बीआरएस से निकल जाएगी। लेकिन कुछ वीकनेसेस कांग्रेस में हैं तेलंगाना में। अपने हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं जो वहीं से, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो जानकारी मेरे पास है वो ये है कि कांग्रेस ने तेलंगाना में जो ओबीसी फैक्टर है उसको बहुत हद तक नजरअंदाज किया था। 53% ओबीसी है, एक जातीय जनगणना केसीआर साहब ने 2014 में कराई थी उसके अनुसार। और वहां पे जो कांग्रेस पार्टी है वो रेड्डी पार्टी मानी जाती है। वो रेड्डी का प्रभुत्व है, जिनकी संख्या बहुत कम है। कुल 16% वहां पे जो जनरल कास्ट जिनको कहते हैं वो है, उसमें रेड्डी आते हैं। तो रेड्डी का जो प्रभुत्व है, अभी 55 सीटें जो डिक्लेयर हुई हैं उसमें 15 रेड्डी को दे दी गई हैं। तो ये एक चीज है जिसे मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। और जो उन्होंने कास्ट सेंसस की बात की और ओबीसी की बात की है, और जितनी आबादी उतना हक की बात की है पिछले दिनों, और वो तेलंगाना में भी इस बात को बोल रहे हैं, तो वो कमजोरी भी मुझे लगता है कि कांग्रेस काफी हद तक उसको ठीक कर लेगी। और जो असली चीज ये है कि तेलंगाना बहुत रिच स्टेट है, मतलब उसमें इतने खनिज हैं और तमाम रिसोर्सेज हैं। लेकिन जो ट्रेजेडी है वो ये है कि इट्स ए रिच स्टेट विथ पुअर पीपल। वहाँ के लोग गरीब हैं। तो वो चाहते हैं कि जो ये रिसोर्सेज हैं और जो ये रेवेन्यू सरकार के पास आता है उसका इस तरह इस्तेमाल किया जाए। हालांकि बीआरएस भी कुछ चावल और लाइफ इंश्योरेंस और इस तरह की स्कीमें लेकर के आती है, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद अब कांग्रेस से नजर आ रही है और लोग बाग मन बना चुके हैं। और मैं समझता हूँ ये जो मोमेंटम बन चुका है कांग्रेस के फेवर में, वो 30 नवंबर आते आते तक बढ़ता चला जाएगा। जी जी बुशरा जी। जी एक बार फिर से मैं नईम साहब आपके पास आ रही हूँ। जो घोषणाएं की गई हैं कांग्रेस की तरफ से, उसका असर क्या देख रहे हैं? जातिगत जनगणना की बात लगातार राहुल गांधी वहां से भी कर रहे हैं। जो 90 सेक्रेटरी में सिर्फ 3 ओबीसी, ये बात उन्होंने वहां से बोली। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उससे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता। मैं अकेला लड़ रहा हूं, मेरा घर छीना गया, मैंने कहा ले लो, मेरी लोकसभा सदस्यता छीनी गई और मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं ये लड़ाई अकेला लड़ रहा हूं। नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात उन्होंने यहां पर भी की। इन तमाम चीजों का असर जमीन पर आप कैसे देख रहे हैं? जिसकी जितनी आबादी उसका उतनी हिस्सेदारी की राहुल गांधी ने बात की है। उसके बाद अब तक जो लोग, जिन तबकात को नजरअंदाज कर दिया गया था, उनमें एक नया जोश पैदा हुआ है कि अगर हम इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी को मदद करते हैं, कांग्रेस हुकूमत में आती है, तो
हुकूमत की जो हिस्सेदारी है उसमें भी बराबर हमें हिस्सा मिलेगा। इस तरह के लोगों में एक नया विचार पैदा हुआ है। और साथ ही साथ जिन कांग्रेस पार्टी ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर का ऐलान किया है, आप देखेंगे कि बहुत से लोग अब 1100 रुपए में मिल रहा था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको 900 कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 500 रुपए की बात की है और 10 लाख रुपए तक आपका फ्री मेडिकल इलाज की बात की है। और साथ ही साथ जो खवातीन है उनके लिए 2500 रुपए माहाना भत्ता देने का ऐलान किया है। इस तरह से जो ऐलानात किए गए हैं आवाम में इसका पॉजिटिव पैगाम पहुंचा है और लोग चाहते हैं कि इस मरतबा तब्दीली लाए, क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल से हम देख रहे हैं, 2014 के इलेक्शन में देख लीजिए, 2018 के इलेक्शन में देख लीजिए, कांग्रेस के जितने भी लोग जीत के आए थे, बीआरएस चीफ मिनिस्टर केसीआर ने उनमें से हर वक्त 10-15 एमएलए को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। लेकिन आज ये जो बीआरएस ने चीफ मिनिस्टर ने जो कोशिश की थी, आज ये इनके लिए महंगी पड़ रही है। इनकी कार में जितनी नशिस्तें हैं उससे ज्यादा लोग सवार हो गए हैं, तो अब वहां पर कार में बैठना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस ने अभी तक 55 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, मजीद उम्मीदवारों अभी बाकी करना ऐलान करना बाकी है। बावजूद इसके बीआरएस की बड़ी तादाद अरकान असम जो सीनियर कायदीन है वो कांग्रेस में टिकट की परवाह किए बगैर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी को भी महसूस हो रहा है, बीजेपी के कायदीन को भी यह महसूस हो रहा है कि अब तेलंगाना में बीजेपी का मुस्तकबिल गैर यकीनी है, क्योंकि लोगों में यह बात फैल रही है कि जैसा राहुल गांधी ने कहा कि बीआरएस, बीजेपी और मजलिस एक ही प्लेटफॉर्म के साथी है। इसके बाद खुद बीजेपी के लोग ये सोचने में मजबूर हो गए हैं कि क्या हमें अगर बीजेपी में अगर रहा गया तो लोग हमें वोट देंगे क्या नहीं देंगे। इस पर लोग सोचना शुरू कर दिए, खुद बीजेपी के कायदीन ये सोचना शुरू कर दिए। तो लोगों में तो ये बात बड़ी तेजी से जा रही है कि कांग्रेस पार्टी इस मरतबा हुकूमत में बनाएगी और तमाम सर्वे या ओपिनियन पोल वगैरह जो है अभी तक कांग्रेस को एज में बताया गया है। जिस तरह से 40 दिन अभी इलेक्शन में आने के हैं, हो सकता है कि 40 दिन में और आगे बढ़ सकते हैं। राहुल गांधी ने 3 दिन के दौरान आवाम से बहुत ज्यादा अपने आप को कनेक्ट किया है और कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की फैमिली की यहाँ पर बहुत ज्यादा अहमियत है। मेदक लोकसभा हल्का है जहां से इंदिरा गांधी नुमाइंदगी कर चुकी हैं, मेदक से नुमाइंदगी कर चुकी हैं, और तेलंगाना जो दिया गया है वो सोनिया गांधी ने तश्कील दिया है। तो लोगों में ये कहीं ना कहीं एहसास है कि तेलंगाना के साथ जो भी हुआ है, जो भी अच्छा हुआ है वो कांग्रेस ने किया है। और राहुल गांधी ये बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आवाज दीजिए, मैं आपके दरमियान हमेशा ठहरने के लिए तैयार रहूंगा। तो एक अच्छा पैगाम पहुंचा है कांग्रेस के ताल्लुक से आवाम में। जी नईम साहब, जो ये जज्बाती तौर पर जो जुड़ाव की बात कर रहे हैं राहुल गांधी लगातार कि आपका सिपाही एक दिल्ली में बैठा है, आप मुझे आवाज दीजिए, मैं यहाँ पर एक आवाज में आपके लिए खड़ा हो जाऊंगा, दिल्ली से भी आपकी आवाज को उठाऊंगा, और इसके साथ साथ जिस तरह की योजनाएं हैं उन सबका असर देखने के लिए तो मिल ही रहा है। एक जिस तरह से अभी हमने देखा कुछ तस्वीरें थी, डोसा बनाते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, लोगों से या आम आवाम जो है उससे बिल्कुल उसी की तरह बनकर जो बात कर रहे हैं, इसका असर भी क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है? और जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी ने बी टीम बोला है ओवैसी को और ओवैसी ने जो पलटवार किया है, क्या इसका कोई असर आपको देखने के लिए मिल रहा है, या फिर आपको लगता है ये बहुत एक महदूद जगह पर, एक लिमिटेड जगह पर हो सकता है इसका कोई नेगेटिव असर, अदरवाइज पूरे तेलंगाना में नहीं है? देखिए, मजलिस एक सियासी जमात है, दूसरी जमात इन जैसा मुकाबला करती है, उनको भी करने का अख्तियार है। लेकिन अवैसी साहब का हल्का है हैदराबाद के में 7 असेंबली हल्के में एक असेंबली हल्का है गोशा महल, जहां से बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह चुन के आते हैं, जिन्हें अभी हुजूर की शान में गुस्ताखी करने पर पार्टी ने मुअत्तल कर दिया है। उस हल्के से अवैसी साहब आज तक कभी उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किए हैं। वो कहते हैं कि अब राजस्थान क्यों जा रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि हम मुसलमानों की नुमाइंदगी करने जाते हैं। फिर अभी तेलंगाना के 119 असेंबली हल्के हैं, लेकिन कभी भी 7-8 से ज्यादा असेंबली हल्कों पर मजलिस ने मुकाबला नहीं किया है। आप उत्तर प्रदेश में मजलिस की कोई तंजीमी ताकत नहीं है, लेकिन वहां पर 100 हल्कों पर मुकाबला करती है। गुजरात जाके वहां पर मुकाबला करती है 10-12 हल्कों पर, बिहार जाके मुकाबला करती है, या फिर कहीं और जाके मुकाबला कर सकती है। लेकिन तेलंगाना जिसका वो जमात जहां से पैदा हुई है, जहां पर उसका वसूर और वसूख है, वो ओल्ड सिटी की हद तक ही महदूद है। मजलिस कभी ओल्ड सिटी से बाहर हट के मुकाबला ही नहीं की। एक ही असेंबली हल्का है नामपल्ली, जो लोकसभा सिकंदराबाद में आता है, जिसकी नुमाइंदगी किशन रेड्डी सेंट्रल मिनिस्टर करते हैं। उसके अलावा मजलिस ने कभी कोई दूसरे हल्कों पर मुकाबला ही नहीं किया है। अगर आपको अपनी ताकत बढ़ानी है तो अपनी जो स्टेट है, अपना जो स्टेट है उसमें पहले अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए। लेकिन वो ओल्ड सिटी तक ही महदूद रहते हैं। अगर वो, मैं समझता हूं कि तेलंगाना में 40 असेंबली हल्के ऐसे हैं
जहां पर मुसलमानों का वोट फैसला कुन है। मुस्लिम जो भी पार्टी को वोट डालती है वो पार्टी जीतती है, जिसको खिलाफ डालती है वो पार्टी हारती है। लेकिन हम देखते हैं कि 2014 और 2018 के इलेक्शन में अगर 80% मुसलमान टीआरएस के साथ थे, तो इस मर्तबा 80% मुसलमान कांग्रेस के साथ है, 20% मुसलमान बीआरएस के साथ है। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप, ये काफी बड़ी बात जी। है। और आप जाहिर सी बात है वहां जमीन पर मौजूद हैं, तो आप इसकी हकीकत से हमसे कहीं ज्यादा वाकिफ हैं और आपको पता है। नईम साहब, मैं लौट रही हूँ आपके पास। राकेश कपूर साहब, नेशनल पर्सपेक्टिव में आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अगर तेलंगाना में सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है कांग्रेस, और हिंदी पट्टी में खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हम बात करते हैं, वहां पर भी अगर इसकी स्थिति बहुत मजबूत नजर आ रही है कि वो सरकार बनाने की पूरी स्थिति में है, तो इसे नेशनल पर्सपेक्टिव में आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या जो अभी चाहे इंडिया अलायंस के दल हो, जो थोड़ा बहुत जिनमें सुगबुगाहट आ रही है या जो बोल रहे हैं, क्या वो सब भी एक दूसरी बार्गेनिंग स्थिति में कांग्रेस आ जाएगी? क्या आपको लग रहा है उसका वकार, उसका जो मयार है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा? हाँ बुशरा जी, देखिए, मुझे कोई अचंभा नहीं होगा अगर इन पांचों राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, इन पांचों में बीजेपी हार जाए। चूंकि आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में भी इन पांचों राज्यों में बीजेपी हारी। बीजेपी किसी राज्य में जीती नहीं 2018 में भी। मध्य प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी कमलनाथ जी की सरकार बनी थी। 114 आए थे 230 में से इनके, तो उन्होंने और दूसरे विधायकों की मदद से सरकार बनाई थी, कमलनाथ की सरकार बनी। तेलंगाना में बीआरएस जीती थी, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट जीता था, हालांकि वो बीजेपी का समर्थन था, लेकिन बीजेपी की वहां कोई खास वजूद बीजेपी का है नहीं। आज भी ऐसी स्थिति है वहां पर, चूंकि जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जो केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसके साथ वो हाथ मिलाना पसंद करते हैं। तो इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये पांचों राज्य बीजेपी हार जाए। जहां तक राष्ट्रीय राजनीति का सवाल है, तो इसका सीधा संबंध अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के साथ है। देखिए, हर बार परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती हैं। 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय विमर्श जो बीजेपी का था वो बदल गया था और उसका मुकाबला कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां करने में कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन वही परिस्थितियां इस बार भी बनेंगी ऐसा नहीं लगता है। इन पांचों राज्यों में अगर बीजेपी हारती है तो निश्चित रूप से उसका संदेश लोकसभा चुनावों तक जाएगा। और कांग्रेस पार्टी जो कि लगातार इंडिया गठबंधन की, अगर उसे कहें फॉर्मली लीडर ना भी कहें तो भी सबसे बड़ी पार्टी है। और नेशनल पर्सपेक्टिव में जो ये छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, ये जब विधानसभा के चुनाव, जैसे अभी मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव आंखें तरेर रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है मेरी राय में। चूंकि इंडिया गठबंधन जो बना है वो राष्ट्रीय लोकसभा चुनावों के लिए बना है, राज्यों के चुनावों के लिए नहीं बना है। तो यहाँ पर ऐसे राज्यों में जहां सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है और वहां क्षेत्रीय दल नहीं है, अगर मध्य प्रदेश की जगह उत्तर प्रदेश होता तो अखिलेश यादव की बात समझी जा सकती थी। लेकिन इन क्षेत्रीय दलों को ये पता होना चाहिए, और ये पता है इन्हें और पता होगा, कि जहां तक राष्ट्रीय चुनावों का प्रश्न आता है तो वहां दो विमर्शों में लड़ाई होती है, दो अवधारणाओं में लड़ाई होती है, दो नैरेटिव्स में लड़ाई होती है। वो नैरेटिव इन पार्टियों के पास नहीं है, उनके पास राष्ट्रीय दृष्टि नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या और कोई क्षेत्रीय दल हो। वो राष्ट्रीय पार्टी केवल कांग्रेस पार्टी के पास है। और कांग्रेस पार्टी 10 साल तक केंद्र में अपनी सदारत में सरकार चला करके ये सिद्ध कर चुकी है कि वो इन सारे जो क्षेत्रीय दल हैं इनको साथ में लेकर के सरकार बना सकती है और कामयाब सरकार चला भी सकती है, कामयाबी के साथ चला भी सकती है। तो इसका जो राष्ट्रीय संदर्भों में जो असर पड़ेगा
जाहिर तौर पर वो एक शॉकिंग होगा बीजेपी के लिए, और कांग्रेस पार्टी का उसमें हाथ ऊंचा रहेगा, ये मेरा कहना है, अगर जी बीजेपी ये 5 राज्य हारती है तो। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। बुशरा। और अनिल जी क्या जी, और क्या अगर ये 5 राज्य हारती है, फर्ज कर लीजिए, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है क्योंकि आसार बहुत सारे नजर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं, अगर हार जाती है तो ऐसे में क्या आपको नहीं लग रहा कि सिर्फ ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि जितने भी क्षत्रिय क्षत्रप हैं, जो स्टेट लीडर्स हैं, उन्हें तो उन्होंने साइड लाइन किया हुआ है। चुनाव ही जब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा हो, जब इलेक्शन कैंपेन की जो थीम सॉन्ग है वो उनके नाम पर अगर रिलीज की जा रही हो, तो जाहिर सी बात है अगर हारेंगे तो भी तो जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। हालांकि चेहरे जो है दरबार में वो फ्रेंच कर देता है, नरेंद्र मोदी का भी चेहरा है, लेकिन हारते ही चेहरा जो है वो जो स्टेट लीडर्स है उन सबका आ जाएगा। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लग रहा उनकी साथ पर भी एक बड़ा बट्टा लगेगा, एक जो कॉन्फिडेंस है कि मोदी है तो मुमकिन है, वो सब कुछ जो है वो भी एक तरह से कोलैप्स होगा। बुशरा जी बिल्कुल कोलैप्स होगा, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, कर्नाटक के इलेक्शन में मोदी जी का चेहरा सामने रहा, लेकिन जैसे ही परिणाम आने शुरू हुए, जो टेलीविजन थे, गोदी मीडिया के जो चैनल थे, उन्होंने भी मोदी जी के चेहरे के बजाय नड्डा साहब का चेहरा बीजेपी के नाम से लगाना शुरू कर दिया था। तो इन 5 राज्यों में जो भी चुनाव परिणाम आएंगे, मुझे लगता है कि तब तक तो जब तक वोटिंग हो रही है मोदी जी का चेहरा रहेगा। जब चैनलों पे परिणाम आने शुरू हो जाएंगे और जिस तरह के परिणाम आने का हम सब संभावना देख रहे हैं, तो चेहरा वहां पे फिर बदल जाएगा। मेरे को लगता है दोबारा से नड्डा साहब का आएगा। और दूसरी जो चीज थी, जो 2019 का जिक्र किया आपने, कि विधानसभा चुनाव में जो थे वो कांग्रेस जीती राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, लेकिन लोकसभा में कुछ रिजल्ट और रहा। उसका एक कारण, एक तो पुलवामा बहुत बड़ा फैक्टर था, जो एक तरह से लोगों का, एक तरह से जैसे 84 का चुनाव था, तो 84 का चुनाव राजीव गांधी ने नहीं जीता था, लोगों की श्रद्धांजलि थी इंदिरा गांधी के प्रति एक किस्म से। तो पुलवामा में भी जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से एक जबरदस्त समर्थन मोदी जी को काम करने का एक और मौका मिला। लेकिन उसके अलावा एक फैक्टर जो था बहुत बड़ा ये था कि विपक्ष में कोई विकल्प, जिसको कहते हैं ना वायबल अल्टरनेटिव, कोई सशक्त विकल्प नजर नहीं आ रहा था, कोई लीडर नहीं नजर आ रहा था। राहुल गांधी जी तब तक ऐसे लीडर नहीं बने थे 2019 में जैसे वो आज हैं। आज वो मोदी जी के बिल्कुल बराबर के नेता नजर आते हैं पूरे उसमें देश में, जैसा राकेश जी ने भी जिक्र किया, वो टक्कर लेते नजर आते हैं, उनकी एक शख्सियत बन चुकी है, लड़ते नजर आते हैं वो मजलूमों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, कमजोरों की लड़ाई। 2019 में उनकी ऐसी शख्सियत नहीं थी। और जो विपक्ष था, आज इंडिया गठबंधन है, तब विपक्ष भी जो था बिखरा हुआ था, तो लोगों के सामने विकल्प नहीं था, उस वजह से भी उसका फायदा मोदी जी को मिला। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये आपने ओवैसी जी का जिक्र किया था, हालांकि नईम साहब ने उसमें बहुत अच्छी तरह से बोला कि 7 सीटों के अलावा उनका सर है नहीं पूरे तेलंगाना में। लेकिन एक जो चीज होती है, जो वो कहते हैं कि हम जाते हैं दूसरे प्रदेशों में बोलते हैं, तो वो सिर्फ वहां पे माइनॉरिटी के वोट्स को डिवाइड नहीं करते। अगर हम ये सोचते हैं कि वो सिर्फ माइनॉरिटी के वोट को डिवाइड करते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि कम करके आंकड़े। वो जिस किस्म की तेजाबी तकरीरें वहां जाके उन प्रदेशों में, जैसे बिहार में उन्होंने दी, उससे जो है दूसरी तरफ ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा हो जाता है और बीजेपी को वो फायदा ज्यादा मिलता है। जो मुस्लिम, जो माइनॉरिटी का वोट डिवाइड होता है वो तो एक फायदा है, लेकिन उसके रिएक्शन में जो दूसरी तरफ पोलराइजेशन होता है उसका बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलता है, मैं समझता हूं। तो ये उनकी जो भूमिका है उसको बहुत अच्छा किया कि आज राहुल गांधी ने एक्सपोज किया। मैं बहुत खुश हूं इस चीज को देख के। जी 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 बिल्कुल। लेकिन जाहिर सी बात है, ओवैसी ये भी कहते हैं कि हम कोई एनजीओ नहीं चलाते, बल्कि हम एक सियासी पार्टी हैं और हमें भी हक है, हम जहां चाहें वहां जाकर हम चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। वो उनकी अपनी दलील है और उनको भी हक है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का, चुनाव लड़ने का, हर चीज करने का, उसी तरह से। जी बिल्कुल। और यहाँ पर ये जनता है जिसको फैसला करना है, लोगों को सोचना है इस बारे में। और नईम साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि रेवंत रेड्डी जो हैं वो एक बड़ा चेहरा बनके जिस तरह से उभरे हैं और जो मेहनत उन्होंने वहां पर की है, उनको लेकर किस तरह का रिएक्शन वहां पर है? क्योंकि हमने देखा है कि लगातार
अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, जो जो वहां के स्टेट लीडर्स हैं, अलग अलग जो 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां के स्टेट लीडरशिप को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, उन्हीं को फेस बनाया जाता है, उन्हीं को आगे रखा जाता है। और तेलंगाना की अगर पर्सपेक्ट में अगर हम बात करें तो वहां क्या कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अगर जीत होती है तो जाहिर सी बात है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। देखिए, राजशेखर रेड्डी के बाद अगर कोई कांग्रेस को मजबूत लीडर मिला है तो वो रेवंत रेड्डी है। इससे राजशेखर रेड्डी में जो खूबियां थी वो तमाम खूबियां आप रेवंत रेड्डी में देखने को आ रही है। हुकूमत पर वार करना हो या अपोजिशन को साथ में लेके चलना हो या फिर मसाइल को आवाम के सामने अच्छी तरह से पेश करना हो या फिर हुकूमत की गलतियों को आश्कार करना हो, तो इस मामले में मैं समझता हूं कि रेवंत रेड्डी जो है बड़ा दमखम दिखा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के किसी लीडर ने इस तरह का बर्ताव नहीं किया था, लोगों को यह बताया नहीं था कि हम आपके साथ हैं, तो लोग कांग्रेस से नहीं जुड़े थे। लेकिन रेवंत रेड्डी ने जब से रेवंत रेड्डी को पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया गया है, वो कांग्रेस में नई जान डाल चुके हैं और ये लोगों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हर मुसीबत में उनका साथ खड़े रहेगी। हर इश्यू पे वो बात करते हैं, अवाम के दरमियान पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं और अवामी मसाइल पर जमकर बात करते हैं और हुकूमत को बड़ी ताकत से जवाब देते हैं। जिसका असर यह हुआ कि कांग्रेस के जो कारकुन है, जो कायदीन है, उनमें भी एक नया हौसला पैदा हुआ है, चलो हम लड़ सकते हैं। हमारा एक जो सिपाही है, जो हमारा ताकतवर सिपाही है, इसके साथ हम ठहर के मुकाबला कर सकते हैं। ये बात कांग्रेस के कायदीन में आ गई है और उन्हें हौसला बढ़ा है। नईम साहब, ये कांग्रेस की मेहनत ज्यादा आपको लगती है जिसका असर ये देखने के लिए मिल रहा है, या फिर आपको लग रहा है केसीआर जो है उनको लेकर एंटी इनकम्बेंसी और नाराजगी ज्यादा है? क्या आपको ज्यादा भारी लगती है बात? दो चीज भी है। 10 साल से कोई पार्टी जब हुकूमत में रहती है तो हुकूमत मुखालिफ लहर बनना एक आम बात है, रिवायती बात है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने भी इस मर्तबा 2014 में जो कारनामा नहीं किया था, 2018 में जो कारनामा नहीं किया था, इस मर्तबा वो अवाम में बड़े जोश और खरोश के साथ जा रही है और ये बता रही है कि हम बीआरएस के मुतबादिल है और हम ही यहाँ पर हुकूमत बनाएंगे। कांग्रेस के कायदीन के जोश और खरोश, बिलखुसूस रेवंत रेड्डी की जो क़यादत है, उससे कांग्रेस हाईकमान भी मुतासिर है। इसलिए राहुल गांधी बार बार यहाँ पर आते हैं। जितने राहुल गांधी यहाँ पर तेलंगाना पर टाइम देंगे, कांग्रेस को उतना फायदा होगा। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने कर्नाटक की जो हमारी पड़ोसी रियासत है उसमें ज्यादा वक्त दिया है, तो वहां पर कांग्रेस का रिजल्ट अच्छा आया है। यहाँ पर भी कांग्रेस के लिए माहौल बिल्कुल साजगार है। देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी इसका कितना अच्छा से इस्तेमाल करती है, यूटिलाइज करती है, क्योंकि अवाम अब बेजार हो चुके हैं बीआरएस हुकूमत से। सिर्फ ये हुकूमत जो है इंतखाबात से चंद दिन पहले लोगों के लिए कुछ फलाई स्कीमात का ऐलान कर रही है, कुछ फंड्स उनकी जेबों में डाल रही है, कुछ नए नए ऐलानात कर रही है, लेकिन लोगों को यह मालूम है। बड़ा तबका देखिए, आपका यहाँ पर मुदिराज बोल के एक तबका है, बीसी तबका, उस तबके को बीआरएस पार्टी ने एक भी टिकट नहीं दिया है, जिससे मुदिराज का तबका बहुत ज्यादा नाराज है। साथ ही एससी दलित जो तबका है वो भी बीआरएस से बहुत नाराज है। माइनॉरिटीज तो नाराज हैं। तो इस तरह से सरकारी एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो भी बहुत नाराज है, क्योंकि उन्हें जो डीए बाकी है, 3-4 डीए बाकी है। इसके अलावा बहुत से ऐसे मसाइल है जिसको लेकर आवाम में हुकूमत के खिलाफ नाराजगी चल रही है और कांग्रेस पार्टी इसका भरपूर फायदा उठा रही है। अब देखना यह है कि आइंदा जो 40 दिन बाकी हैं, 40 दिन के अंदर अब केसीआर कितनी ताकत लगाते हैं, राहुल गांधी कितना टाइम देते हैं, प्रियंका गांधी कितना टाइम देती है, कांग्रेस के दूसरे कायदीन कितना टाइम देती है, इसके ऊपर मुनसिर करता है। रही बात बीजेपी की, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ये बताने की बार बार कोशिश कर रही है कि वो यहाँ पर डबल इंजन सरकार बनाएगी। अब बता रहा हूं, कर्नाटक में बीजेपी की शिकस्त के बाद जुनूबी हिंद से बीजेपी का सफाया हो गया है। अब वो तेलंगाना को जुनूबी हिंद का गेटवे ऑफ इंडिया समझने की कोशिश कर रही है, लिहाजा ज्यादा वक्त दे रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को यहाँ पर कोई ज्यादा उम्मीदें रखने की जरूरत है। बिल्कुल जैसा ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना में सही रुखी मुकाबला है, ट्रायंगल है, मैं नहीं मानता ट्रायंगल है, सिर्फ 2 रुखी मुकाबला है कांग्रेस और बीआरएस में। हाँ, हो सकता है कि 8-10 या 10-15 से इससे ज्यादा बीजेपी आगे बढ़ ही नहीं सकती। बीजेपी कायदत को भी इसका पूरा भरोसा अंदाजा है। जाहिर सी बात है, उन्हें भी जमीनी हकीकत से वो भी वाकिफ है, चाहे वो कुछ भी दिखाने की कोशिश करें। अगर कहीं पर उनकी 2 सीटें भी आ रही होती है
तब भी वो कहते हैं कि प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये तो हमेशा से कहा जाता रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्हें ये बिल्कुल साफ पता है और जमीनी हकीकत भी बिल्कुल ये बता रही है कि मुकाबला जो है वो बीआरएस और कांग्रेस के बीच में ही है और कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर काफी भारी नजर आ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी भी है और जो मेहनत की गई है और कर्नाटका में जो जीत दर्ज की गई जो कि पड़ोसी राज्य है उसका भी बहुत असर वहां देखने के लिए मिल रहा है। और साउथ में जिस तरह का पूरा माहौल बन रहा है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस इसकी तरफ मेहनत भी कर रही है, उसको लग रहा है कि नॉर्थ इंडिया में अगर उसको कोई नुकसान होता है आने वाले लोकसभा चुनाव में तो उसका पूरा फायदा किस तरह से साउथ से लिया जाए। और साउथ में जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है ये किसी से छिपा नहीं है और इसके पूरे आसार फिलहाल असेंबली इलेक्शन में देखने के लिए मिल रहे हैं। कर्नाटक के बाद तेलंगाना अब दूसरा राज्य है जहां से खुशखबरी कम से कम कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। 3 दिसंबर को ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमान बनने के और शुक्रिया आप तमाम लोगों का भी दर्शकों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।